Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is pediatrics past MCQs keys. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. ओके, अ न्यू बॉर्न जिसको परसिस्टेंट जॉन्डिस है और कॉन्स्टिपेशन है. जब भी किसी न्यू बॉर्न को परसिस्टेंट जॉन्डिस है, डैट मीन्स उसकी बॉडी में कोई पैथोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है और उसको कॉन्स्टिपेशन भी है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, टंग का साइज बढ़ा हुआ है. व्हाट इज द डायग्नोसिस? द डायग्नोसिस द कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म. और उसके लिए जो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन कराते हैं वो T3 T4 TSH कराते हैं. TSH के लेवल ज़्यादा होगा, T3 T4 के लेवल कम हो जाएगा. अब कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म के दो मेन काज होते हैं, गोइट्रस, नॉन गोइट्रस. गोइट्रस का मतलब है थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग होगी, नॉन गोइट्रस जिसमें थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग नहीं होती. नॉन गोइट्रस के अंदर थायराइड एजेनेसिस आता होता है और गोइट्रस के अंदर दो काज आते हैं. नंबर 1 डिसहार्मोनोजेनेसिस, नंबर 2 ट्रांसप्लेसेंटल पैसेज ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स. ओके, तो ये दो काजेस को अपने रट्टा मारना है. मोस्ट कॉमन काज ऑफ थायराइड कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म इज थायराइड डिसजेनेसिस. थायराइड डिसजेनेसिस की वजह से कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलता होता है और इसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म वगैरह भी कहते होते हैं. अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने रट्टा मारने इस डिजीज़ के बारे में. ओके, तो नंबर 1 पहला पॉइंट है कि इसको क्रिटिनिज्म कहते हैं. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म है वो थायराइड डिसजेनेसिस होता है एज कम्पेयर टू डिसहार्मोनोजेनेसिस. फिर अगला पॉइंट रट्टा मार लेना कि जो पेशेंट होते हैं ना वो 3 से लेकर 4 मंथ में जाके प्रेजेंट करते होते हैं. एट द टाइम ऑफ बर्थ जेस्टेशनल एज 42 से ज़्यादा हो सकती है, यानी पोस्ट प्रेगनेंसी हो सकती है, और वेट 4 kg से ज़्यादा हो सकता है. डैट मीन्स मैक्रोसोमिया हो सकता है. और क्या पॉइंट्स आपने नोट करने हैं. अब न्यू बॉर्न में आपको हाइपोथर्मिया देखने को मिलेगा, लार्ज पोस्टीरियर फोंटिनेली होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया होता है, हाइपोटोनिया होता है, पुअर फीडिंग होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोलॉन्ग न्यूनेटल जॉन्डिस. और क्या कुछ सिनेरियो में पॉइंट्स मिलेंगे आपको, और क्या सिनेरियो में पॉइंट्स मिलेगा, लाइक कॉन्स्टिपेशन होती है, स्ट्राइडर होता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, अम्बिलिकल हर्निया, मोर्टल ड्राई स्किन है, कोर्स फेस होता है, लार्ज टंग होता है, लार्ज ओपन फोंटिनेली है, हाइपोटोनिया, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, स्कैंटी ड्राई ब्रिटल स्काल्प हेयर होता है, लैटरल थिनिंग ऑफ आईब्रोज होता है. इसके अलावा आपको एनीमिया देखने को मिलता है. और अगर आप डीप टेंडन रिफ्लेक्स कराओगे तो इनकी स्लो रिलैक्सेशन देखने को मिलती होती है. क्लियर. तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैंने बता दिया है. सिनेरियो में मेजोरिटी ऑफ द सिनेरियो में क्या पॉइंट्स देगा, कॉन्स्टिपेशन देगा, ड्राई मोटल स्किन देगा, अम्बिलिकल हर्निया देगा, हाइपोथर्मिया देगा, प्रोलॉन्ग न्यूनेटल जॉन्डिस है. हाइपरबिलिरुबिनेमिया कब लेबल करते हैं, जब बिलिरुबिन 2.5 से ज़्यादा होता है. और जॉन्डिस कब लेबल करेंगे, जब बिलिरुबिन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए. ओके, अब जॉन्डिस के डिफरेंट काज है उसको हम न्यूनाटोलॉजी में कवर कर लेंगे. ओके, तो इसमें ना आपको मैं हाइपोथायरॉयडिज्म के सारे पॉइंट्स कवर करा देता हूँ. अब हाइपोथायरॉयडिज्म में आपने क्या क्या कराना होता है. सबसे पहले आपने हाइट कराना होता है, हाइट ओवर एज को देखना होता है. अगर वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम हो जाए तो उसको शॉर्ट स्ट्रेचर कहते हैं. अगर यही हाइट ओवर एज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम हो जाए मैल न्यूट्रिशन के अंदर तो उसको स्टंटिंग कहते हैं, जो कि क्रॉनिक मैल न्यूट्रिशन को शो करता है. तो पहला बात है कि आपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया तो हाइट आपको कम मिली, डैट मीन्स शॉर्ट स्ट्रेचर है. नंबर 2 शॉर्ट स्ट्रेचर है तो आपने ये देखा फिजियोलॉजिकल है पैथोलॉजिकल है. तो हाइपोथायरॉयडिज्म पैथोलॉजिकल के अंदर आता है, डैट मीन्स ग्रोथ वेलोसिटी नॉर्मल है. जो फिजियोलॉजिकल शॉर्ट स्ट्रेचर आता है उसमें 2 ही डिफरेंशियल बनते होते हैं, वो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले और फैमिलियल शॉर्ट स्ट्रेचर. ओके, इन शॉर्ट इसमें क्या होगा, शॉर्ट स्ट्रेचर होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट की रेशियो करा लोगे तो वह रेशियो आपको एबनॉर्मल आपको देखने को मिलती होती है. क्लियर. ठीक हो गया. इसके बाद और क्या करा लोगे आप. ओके, थायराइड फंक्शन टेस्ट करा लोगे, TSH के लेवल ज़्यादा होगा, T3 T4 के लेवल कम हो जाएगा. और क्या करा लोगे, ओके, लॉन्ग बोन्स का क्या करा लोगे, एक्सरे करा लोगे. तो इसमें आपको एपिफिजियल सेंटर ही देखने को मिलेगा, इसके अलावा एपिफिजियल डिसजेनेसिस देखने को मिलेगा, बोन एज डिलेड हो जाती है, एक्सरे स्कल में आपको लार्ज ओपन फोंटिनेली होता है और वुर्मियन बोन्स आपको देखने को मिलती है. इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन कराते हैं कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म में, दिस इज कॉल्ड ओके टेक्नीशियन स्कैन होता है. और टेक्नीशियन स्कैन है 3 कंडीशन को रूल आउट कर देता है, एक थायराइड एजेनेसिस, एक्टोपिक, और दूसरा आ जाएगा डिसहार्मोनोजेनेसिस. अगर टेक्नीशियन 99 स्कैन की अपटेक ही नहीं है, ओके, यानी इस आइसोटोप की अपटेक ही नहीं है, डैट मीन थायराइड डिसजेनेसिस है. अगर इसकी अपटेक नॉर्मल पोजीशन ग्लैंड के अंदर है, डैट मीन्स के डिसहार्मोनोजेनेसिस है. लेकिन अगर इसकी एबनॉर्मल लोकलाइजेशन है, एबनॉर्मल अपटेक है, किसी एबनॉर्मल जगह पे है, तो वो होता है एक्टोपिक होता है. इसके अलावा ECG करा लोगे, लो वोल्टेज वेव्स मिलेगी, EEG करा लोगे, 1 सेकेंड, लो वोल्टेज वेव्स आपको देखने को मिलती होती है. क्लियर. ठीक हो गया. अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, सारी जिंदगी के लिए आपने लीवोथायरोक्सिन आपने देना होता है. चिल्ड्रन के अंदर आपने इन्फेंट में आपने देना होता है 10 से लेकर 15 माइक्रोग्राम पर डे, और बच्चों में देना 4. कैसे रट्टा मारना, 4C. बच्चे चर्सी है, 4C यानी 4C मतलब 4 देनी है C में, यानी चिल्ड्रन में आपने देनी है, और इन्फेंट में हमने 10 से लेकर 15 माइक्रोग्राम पर kg आपने देनी होती है. क्लियर. ये आपने पॉइंट्स नोट कर लेने होते हैं. ओके, मोस्ट कॉमन काज ऑफ कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, थायराइड डिसजेनेसिस, जबकि एक्वायर्ड आपका काज होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी होता है. ओके, और आपने कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म की स्क्रीनिंग कम करनी होती है 10 डेज के अंदर. उसका फॉलो अप आपने कैसे करना होता है, आपने क्या देखना है, ग्रोथ देखना है, यानी वेट ओवर हाइट देखना है, और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करनी होती है. अगर फर्स्ट 2 ईयर्स का है तो आपने क्या करना है, हर 2 से लेकर 3 मंथ के बाद आपने फॉलो अप करना है. लेकिन अगर 2 साल से ऊपर का है तो लेस फ्रीक्वेंट फॉलो अप करना होता है. तो ये तो हो गया फॉलो अप. इसके बाद प्रोग्नोसिस क्या होता है, अगर आपने इसके कुछ ही हफ्तों में डायग्नोस कर लिया और ट्रीट कर लिया तो अच्छा प्रोग्नोसिस होता है, मतलब कोई
फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन नहीं होती। लेकिन अगर आपने 6 महीनों के बाद जाके डायग्नोस किया तो क्या होगा, परमानेंट न्यूरोलॉजिकल आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? तो आपको मैंने सारे हाइपोथायरायडिज्म के सारे पॉइंट डिस्कस करा दिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अ 10-year-old बॉय जिसको शॉर्ट स्ट्रेचर है, हाइट 124 सेंटीमीटर है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेवर कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले इन द ग्रोथ एंड प्यूबर्टी। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, फैमिली हिस्ट्री डिले इन द प्यूबर्टी ऑफ फादर। ओके, बेस्ट ऑप्शन आपका ये वाला आ जाएगा। ओके, ठीक हो गया। वैसे इसमें ना बीटा भी बन सकता है, नॉर्मल ग्रोथ वेलोसिटी, लेकिन बेस्ट आंसर क्या होगा, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिले इन द प्यूबर्टी ऑफ फादर, जो कि क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले को। ओके, अब आगे शॉर्ट स्ट्रक्चर वाला टॉपिक है, तो मैं आपको शॉर्ट स्ट्रक्चर वाला टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो शॉर्ट स्ट्रक्चर कब लेबर करते होते हैं, क्लियर? ठीक हो गया। शॉर्ट स्ट्रक्चर जब लेबर करते हैं, जब आपने हाइट ओवर एज देखा तो वो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन से कम हो गया। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, अगर हाइट ओवर एज 2 स्टैंडर्ड डिविएशन से कम हो जाए तो एंडोक्राइनोलॉजी में मतलब होता है शॉर्ट स्ट्रक्चर। लेकिन अगर यही हाइट ओवर एज मैल न्यूट्रिशन में 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम हो जाए तो उसको बोलते हैं स्टंटिंग बोलते हैं, जो कि क्रॉनिक मैल न्यूट्रिशन को शो करता है। एक्यूट मैल न्यूट्रिशन को वेस्टिंग शो करता है, वेट ओवर हाइट। ठीक हो गया। ओके, ठीक हो गया। तो आपने पहले देखना है शॉर्ट स्ट्रक्चर की क्या डेफिनेशन होती है। पहले तो ये डेफिनेशन आ गया। पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, 3.5 स्टैंडर्ड डेविएशन से आपको कम देखने को मिलता होता है। जब भी शॉर्ट स्ट्रक्चर आता है आपने इसको 2 में डिवाइड करना है, नॉर्मल ग्रोथ वेलोसिटी है या एबनॉर्मल ग्रोथ वेलोसिटी है। अगर नॉर्मल ग्रोथ वेलोसिटी है तो 2 ही डिफरेंशियल बन सकते होते हैं। क्लियर? नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले है, नंबर 2 फैमिलियल शॉर्ट स्ट्रक्चर है, नंबर 3 लो बर्थ वेट और IUGR बेबीज। तो 3 डिफरेंशियल आपको मैंने बता दिया। लेकिन अगर ग्रोथ वेलोसिटी नॉर्मल डिक्रीज है, नॉर्मल से डिक्रीज है, क्लियर, तो उसको लेबल करते हैं पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्ट्रक्चर है। पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्ट्रक्चर में डिफरेंट काजेज होते हैं। फॉर एग्जांपल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, लाइक डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम है, कुछ जेनेटिक सिंड्रोम होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रेटर-विली सिंड्रोम है, कुछ वायरल इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में हो सकते हैं, लाइक साइटोमेगालो वायरस है, रूबेला है, मैल न्यूट्रिशन है, साइकोसोशल काजेस है, लाइक चाइल्ड अब्यूज, निगलेक्ट की वजह से, या कोई क्रॉनिक डिजीज है लाइक CKD, क्रॉनिक रीनल फेलियर, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, रिस्पिरेटरी डिजीज है, या एंडोक्राइनोपैथी है, लाइक ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, हाइपोथायरायडिज्म, रिकेट्स या म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस है। तो ये सारे डिफरेंशियल आपने देखने होते हैं। क्लियर? तो पहले तो आपने देख लिया कि शॉर्ट स्ट्रक्चर है, नॉर्मल ग्रोथ वेलोसिटी है या एबनॉर्मल ग्रोथ वेलोसिटी है। अगर नॉर्मल ग्रोथ वेलोसिटी है तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में वैसे यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले, फैमिलियल शॉर्ट स्ट्रक्चर और IUGR को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। मेन आपने 2 पढ़ने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले और दूसरा आ जाएगा फैमिलियल शॉर्ट स्ट्रक्चर। जो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले होता है मोस्ट कॉमन होता है। कैसे डिफरेंशिएट करते होते हैं, इसमें आपको हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ डिले मिलती है पेरेंट्स के अंदर। ओके, हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ डिले या प्यूबर्टल डिले आपको देखने को मिलेगा पेरेंट्स के अंदर। ओके, और इसमें अगर आप 3 चीज़ें कराओगे, क्रोनोलॉजिकल एज, बोन एज और हाइट एज, तो इसमें क्या होती है, जो बोन एज होती है वो हाइट एज के बराबर होती है, लेकिन वो छोटी होती है क्रोनोलॉजिकल एज से। यानी क्रोनोलॉजिकल एज इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बोन एज और हाइट एज, जो कि बराबर थी। और अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट की रेशो करा लोगे वो भी ऑलमोस्ट आपको नॉर्मल मिलता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले में होता है ना, हिस्ट्री ऑफ प्यूबर्टी यानी ना डिलेड प्यूबर्टी की हिस्ट्री मिलती है, लेकिन जो फाइनल अडल्ट हाइट होती है वो नॉर्मल होती है, यानी कैच अप ग्रोथ कर लेते होते हैं। लेकिन जो फैमिलियल शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है इसमें हिस्ट्री होती है शॉर्ट स्ट्रक्चर इन द फैमिली की, इसमें कोई डिलेड प्यूबर्टी की हिस्ट्री नहीं होती, पुअर अडल्ट हाइट होती है। इसमें जो क्रोनोलॉजिकल एज होता है वो बोन एज के बराबर होता है। ओके, लेकिन वो हाइट एज से क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी हाइट एज इसमें कम देखने को मिलती होती है। क्लियर? ठीक होगा। इसके बाद आता है पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्ट्रक्चर। पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्ट्रक्चर में ग्रोथ वेलोसिटी कम हो जाती है। अब आपने इसको 2 में डिवाइड करना है, डिपेंडिंग अपॉन अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट रेशो। अपर सेगमेंट आपका हेड से लेकर प्यूबिक सिम्फिसिस तक होता है, लोअर सेगमेंट प्यूबिक सिम्फिसिस से लेकर आपका फुट तक होता है। अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट की आपने रेशो लेनी होती है। ओके, अगर अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट की रेशो नॉर्मल है तो उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्ट्रक्चर। दैट मीन्स पूरी बॉडी छोटी है। दैट मीन्स क्या कॉज हो सकता है, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है, क्रॉनिक प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन है या CKD होता है। लेकिन अगर डिसप्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्ट्रक्चर है, या तो लिम्स छोटे हैं या फिर ट्रंक छोटा है। अगर लिम्स छोटे हैं उसको बोलते हैं शॉर्ट लिम्स डवार्फिज्म है, लाइक एकॉन्ड्रोप्लेजिया, हाइपोथायरायडिज्म और रिकेट्स है। लेकिन अगर ट्रंक छोटा है तो उसको बोलते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस। खासतौर पर म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस टाइप 4 में देखने को मिलता है। क्लियर? आपको मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। तो एकॉन्ड्रोप्लेजिया क्या होता है, एकॉन्ड्रोप्लेजिया में क्या होता है, हेड बड़ा होता है, लिम्स छोटे होते हैं, ट्राइडेंट हैंड होता है, चैंपियन ग्लास पेल्विस आपको देखने को मिलता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, शॉर्ट लिम्ब डवार्फिज्म होता है। अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट की रेशो करा लोगे तो आपको एलिवेटेड देखने को मिलती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट कैटेगरी से बिलोंग करता होता है। क्लियर? तो आपको सारे पॉइंट्स मैंने बता दिया। ओके, तो इसमें ना बेस्ट आंसर क्या होगा, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिले इन द प्यूबर्टी है। ओके, ठीक हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले में ना एक सिनेरियो में यह आता है कि पहली बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले का मतलब है डिलेड ग्रोथ पैटर्न। ग्रोथ पैटर्न डिलेड है, मैच्योरिटी भी डिलेड है,
लेकिन फाइनल अडल्ट हाइट क्या होती है, नॉर्मल होती है। मेल्स में देखने को मिलता है जो चाइल्ड रेट ऑफ फिजिकल मैच्योरेशन है वो डिलेड होता है। लेकिन मैं रट्टा मार लेना, जो बोन एज होती है हाइट एज के बराबर होती है, लेकिन लेस देन एज कम्पेयर टू क्रोनोलॉजिकल एज होती है। ओके, जो प्यूबर्टल मैच्योरेशन है वो भी डिलेड हो जाती होती है, लेकिन जो फाइनल अडल्ट हाइट होती है वो नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि इनमें ग्रोथ स्पर्ट देखने को मिलता है 15 से लेकर 17 साल तक, और ये 18 से लेकर 20 साल तक ग्रो कर जाती होती है। क्लियर, यानी जो ग्रोथ स्पर्ट होता है वो 15 से लेकर 17 के दरमियान में होता है, और ये ग्रो कर जाती है 18 से लेकर 20 साल तक। ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये आपको देखने को मिलता है। इसकी क्या मैनेजमेंट होती है, रीअश्योरेंस आपने करनी होती है, और आपने लो डोज टेस्टोस्टेरोन इस्तेमाल करना होता है। ग्रोथ हार्मोन का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। ग्रोथ हार्मोन जब इस्तेमाल करोगे तब ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है, या फिर कहने का मतलब है ओके, अगर कोई टर्नर सिंड्रोम है, इस केस में आप इस केस में आप कराते होते हैं। क्लियर, और अगर आपके पास कोई शॉर्ट स्ट्रेचर वाला आ गया तो उसकी क्या अप्रोच करोगे, क्या इन्वेस्टिगेशन करा लोगे, ओके, कैसे असेसमेंट करोगे। सबसे पहले हिस्ट्री आती है, फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर ग्रोथ चार्ट आप ले लेते हैं। ओके, फिर इसके बाद इन्वेस्टिगेशन आती है। पहले तो बेस लाइन्स करा लोगे, CBC, ESR, CRP, फिर आप यूरिन एनालिसिस और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन केराटिन करा लोगे क्रॉनिक रीनल फेलियर को रूल आउट करने के लिए। फिर हाइपरथायराइडिज्म को रूल आउट करने के लिए थायराइड फंक्शन टेस्ट करा लोगे। फिर आप रिकेट्स को रूल आउट करने के लिए सीरम कैल्शियम फास्फेट और अल्कलाइन फास्फेटेस के अलावा करा लोगे। फिर आप बोन एज के असेसमेंट के लिए आप क्या करा लोगे, आप एक्सरे रिस्ट करा लोगे। रट्टा मार लेना, एक्सरे रिस्ट की क्या फाइंडिंग होती है, हाइपरथायराइडिज्म में एपिफिजियल डिसजेनेसिस। और अगर यही रिकेट्स का सवाल आ जाए तो क्या होता है, रिस्ट की वाइडनिंग होती है, कपिंग, फ्रेइंग और फ्लेयरिंग आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा कैरियोटाइपिंग करा लोगे जेनेटिक कॉजेज को रूल आउट करने के लिए, जुजिनल बायोप्सी करा लोगे सीरेक डिजीज को रूल आउट करने के लिए, MRI ब्रेन करा लोगे टू रूल आउट एनी पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म है, और एंडोक्राइन प्रोवोकेशन टेस्ट कर लोगे ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी के लिए। तो ये सारे क्या होते हैं, आपका बेसिक वर्कअप होता है। ओके, क्या मैनेजमेंट होती है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले की, आपने क्या करना होता है, रीअश्योरेंस करनी होती है, कहना है कि हाइट नॉर्मल आ जाएगी। ठीक हो गया। ओके, ग्रोथ हार्मोन की एडमिनिस्ट्रेशन जब करनी है जब ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी या टर्नर सिंड्रोम है, अदरवाइज आपने टेस्टोस्टेरोन देना होता है। क्लियर, तो ये ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हो जाते हैं। इसके अलावा इसका जो मिलता जुलता डायग्नोस होता है वो होता है फैमिलियल जेनेटिक शॉर्ट स्ट्रेचर। फैमिलियल जेनेटिक शॉर्ट स्ट्रेचर में क्या होता है, इनके जो ग्रोथ कर्व होता है वो 5th परसेंटाइल से कम होता है। ओके, बाय 2 to 3 ईयर्स ऑफ एज। ठीक हो गया। ओके, अदरवाइज ये हेल्दी होती है, नॉर्मल फिजिकल होता है। इनका जो ग्रोथ रेट होता है 4 सेंटीमीटर पर ईयर से ज़्यादा होता है। इनकी जो बोन एज होती है क्रोनोलॉजिकल एज के बराबर होती है, लेकिन हाइट एज से क्या होती है, रिलेटिवली ज़्यादा होती है, यानी हाइट एज इनकी रिलेटिवली कम होती है। प्यूबर्टी अपनी खास एज पे देखने को मिलती है, लेकिन इसमें क्या होगा, फैमिलियल शॉर्ट स्ट्रेचर के अंदर किसी एक पेरेंट के अंदर आपको शॉर्ट स्ट्रेचर की हिस्ट्री आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, अगर आपको ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी आ जाए, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी में क्या होता है, ग्रोथ वेलोसिटी कम हो जाती है। नॉर्मल ग्रोथ वेलोसिटी क्या होती है, एक साल में 5 सेंटीमीटर होता है, इसमें 5 सेंटीमीटर से कम हो जाती होती है। क्लियर, इसके अलावा स्केलेटल मैच्योरेशन भी आपको कम देखने को मिलती होती है। क्लियर, तो आपने ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंट वाला, इसमें ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी वाले में आपने क्या करना होता है, आपने लाइक ग्रोथ हार्मोन देना होता है। क्लियर, इसके अलावा अगर हाइपरथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म में भी क्या होता है, हाइपरथायराइडिज्म में भी जो ग्रोथ वेलोसिटी है वो कम हो जाती है। इसमें भी स्केलेटल मैच्योरेशन की रिटार्डेशन आपको देखने को मिलती होती है। इसमें आप TSH और T3 T4 के अलावा करा लोगे, TSH ज़्यादा होगा, T3 T4 कम हो जाएगा, लिवोथायरॉक्सिन से दे दोगे। इसके अलावा कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है, लाइक क्रॉनिक साइनोटिक हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ मेलाइटिस, सिलिक डिजीज़ है, ओके, या कोई क्रॉनिक CKD है, कोई एस्थमा वगैरह है, उनकी वजह से भी क्या हो सकता है, उनकी वजह से भी पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्ट्रेचर हो सकता है। ओके, ओवरऑल अगर बात करें व्हाट इज द मोस्ट कॉमनेस्ट काज ऑफ पुअर ग्रोथ एंड द शॉर्ट स्ट्रेचर, तो आपका क्या होता है, मैल न्यूट्रिशन होता है। क्लियर, क्या होता है आपका, मैल न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया। ओवरऑल ग्लोबली बात करें कि रोटी छोटी सही से नहीं खा रहा, इसके अलावा साइको सोशल डिप्रेशन की वजह से भी हो सकता है, लाइक चाइल्ड अब्यूज़ की वजह से, निगलेक्टेड की वजह से। ओके, और इसमें एक और चीज़ रट्टा मार लेना, डिसप्रोपोर्शनेट वाला। ओके, डिसप्रोपोर्शनेट में मैंने आपको क्या बताया था, अपर सेगमेंट की और लोअर सेगमेंट की रेशियो लेते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। और अगर आपको जब भी डिसप्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्ट्रेचर मिलता है तो आपने स्केलेटल सर्वे कराना होता है। ठीक हो गया। और डिसप्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्ट्रेचर का मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। शॉर्ट लिंक डिवार्फिज्म में क्या होता है, एकॉन्ड्रोप्लेजिया, हाइपरथायराइडिज्म और रिकेट्स होता है, जबकि शॉर्ट ट्रंक डिवार्फिज्म में म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस टाइप 4 होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट कॉमन काज ऑफ कॉन्जेनिटल हाइपरथायराइडिज्म इन न्यू बॉर्न, तो इसने लिखा हुआ डिसहार्मोनोजेनेसिस। ओके, अब यहाँ पे असल में ना डिसजेनेसिस वाला कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, डिसहार्मोनोजेनेसिस लगा देंगे। अगर एक्वायर्ड होता तो आपने आयोडीन की डेफिशिएंसी लगा देनी होती है। ओके, बाकी हम हाइपरथायराइडिज्म के मुतालिक सारे काजेस को हम सब कुछ डिस्क्राइब कर चुके हैं। ओके, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ रिकेट्स इन द चिल्ड्रन, फॉर द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन इज मोस्ट कॉमनली आस्क। ओके, ठीक हो गया। मोस्ट कॉमनली आस्क कौन सी होगी, यहाँ पर बेस्ट आंसर इस विटामिन डी लेवल होता है। ओके, अब रिकेट्स के बारे में चंद बातें पढ़ लेते हैं। ओके, ठीक हो गया। फिर हम इसके बाद डाउन सिंड्रोम वाला पढ़ लेंगे। अब रिकेट्स में क्या होता है, रिकेट्स में जो आपका है ना बोन्स की जो मिनरलाइजेशन होती है, ऑस्टियोइड की जो मिनरलाइजेशन होती है वो नहीं हो पाती होती। क्लियर, जिसकी वजह से क्या होगा, बोन्स क्या हो जाएगी, सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है, उनकी हार्डनिंग खत्म हो जाती है और फ्रैक्चर्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। यानी इसमें क्या होता है, रिकेट्स में मेन पैथोलॉजी क्या होती है, बोन की मिनरलाइजेशन नहीं हो पाती। ओके, क्लियर, ठीक हो गया।
ये आपने याद रख लेना। बोन की फेलियर ऑफ मिनरलाइजेशन ऑफ ऑस्टियाइड होता है, तो अडल्ट में होता है, उसको बोलते हैं हम, कहने का मतलब है ऑस्टियोमलेशिया। एक बात रट्टा मार लेना कि जो एक न्यूट्रिशनल रिकेट्स होता है ना, वो फर्स्ट 2 ईयर्स में प्रेजेंट कर जाता होता है, लेकिन अगर 2 साल के बाद है, इफ परसिस्ट बियॉन्ड द 2 ईयर्स ऑफ एज, तो आपने विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स को रखना होता है, जिसको हम रीनल रिकेट्स भी कहते होते हैं। क्लियर, आपने ये बात रट्टा मार लेनी है, ठीक है। अब रिकेट्स की ना, रिकेट्स में क्या होता है, रिकेट्स में ना बोन की ग्रोथ डिफेक्टिव ग्रोथ होती है। डिफेक्टिव ग्रोथ का मतलब है कि जो एपिफिजियल कार्टिलेज है वो ग्रो नहीं कर पाता, उसकी कैल्सिफिकेशन नहीं हो पाती, और क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल कम होता है, ओके, जिसकी वजह से आपको एबनॉर्मल पैथोलॉजीज देखने को मिलती होती है। वो मैं आपको हेड टू एक्सप्लेन करूँगा, लाइक रिस्ट की वाइडनिंग वगैरह, ये सारा आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, ओके। इसके बाद हम इसकी डिफरेंट टाइप्स वगैरह पे आ जाते हैं रिकेट्स की। रिकेट्स की बहुत सारी टाइप्स होती है। नंबर 1 टाइप है विटामिन डी डेफिशिएंट रिकेट है। विटामिन डी डेफिशिएंट रिकेट्स को बोलते हैं न्यूट्रिशनल रिकेट्स होती है। अगर आप डाइट में विटामिन डी नहीं ले रहे तो उसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में नहीं हो पाएगी, ओके, ठीक हो गया। आपके क्या काज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मदर मैल नरिश है और ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है और बेबी इज फेड अनफोर्टिफाइड मिल्क विदाउट विटामिन सप्लीमेंटेशन, रट्टा मार लेना, ब्रेस्ट मिल्क में भी ना विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी12, ये तीनों विटामिन क्या होते हैं, ब्रेस्ट मिल्क में डेफिशिएंट होते हैं। क्लियर, ये हाई डाइटरी फाइबर है, वो भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर कर देता होता है। तो जो विटामिन डी डेफिशिएंट रिकेट्स होता है, इसमें क्या होता है, कैल्शियम कम होगा, फॉस्फेट कम होगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेस रिकेट्स की हर टाइप आपको ज़्यादा देखने को मिलता होता है। क्लियर, तो आपको क्या होगा, आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, इसके बाद विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स है। विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स होती है। इसमें क्या होता है, विटामिन डी मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म आपको देखने को मिलता होता है, ओके। विटामिन डी वाले का जो मेटाबॉलिज्म है ना, इसमें आपको डिफेक्टिव देखने को मिलता है। ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, 2 टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2। जो टाइप 1 होता है ना, इसमें एक एंजाइम नहीं होता जो कि ना कैल्सिडायोल को कैल्सिट्रायोल में कन्वर्ट करता होता है। इस एंजाइम का नाम है जो कि किडनी के अंदर पड़ा होता है, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। अगर 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज नहीं होगा तो ये आपको टाइप 1 विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स आपको देखने को मिलेगी। सिम्टम फर्स्ट ईयर में हो जाती है। हाइपोकैल्सिमिक टेटनी होगा, यानी कैल्शियम कम है तो टेटनी होगा, कन्वलियन होता है, मसल की वीकनेस होता है और ग्रोथ फेलियर हो जाता है। कैल्शियम का लेवल रट्टा मान लेना, कैल्शियम का जो नॉर्मल लेवल होता है 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर इससे कम हो जाए तो टेटनी, कन्वलियन आपको देखने को मिलती है। तो डायग्नोसिस कैसे बनाओगे टाइप 1 का, टाइप 1 में क्या होगा, कैल्सिडायोल का लेवल तो नॉर्मल होगा, लेकिन जो कैल्सिट्रायोल लेवल ना होने के बराबर होगा, ओके, ये आपने रट्टा मार लेना। क्लियर, अगर कैल्सिट्रायोल का लेवल ज़्यादा है और कैल्सिट्रायोल का लेवल कम है तो उसका मतलब आप डाइट भी नहीं ले पा रहे, तो ये विटामिन डी डेफिशिएंट रिकेट्स होता है। टाइप 2 के अंदर क्या होता है, एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस होती है, ओके, और इसमें आपको एलोपीशिया भी आपको देखने को मिल सकता है, ओके, यानी इसमें क्या होता है, एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस होती है। कैल्सिट्रायोल होता है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा होता, तो इसमें आपको एलोपीशिया भी देखने को मिलता होता है। इसमें आपको क्या फाइंडिंग देखने को मिलती है, वन सेकेंड, क्या होगा, कैल्सिट्रायोल का लेवल इसमें ज़्यादा होगा, ओके। वाहिद रिकेट्स है जिस ये वाली विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स टाइप 2, और दूसरी होती है रीनल रिकेट्स या हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। इन दो टाइप में क्या होता है, कैल्सिट्रायोल का लेवल ज़्यादा होता है, बाकी सब टाइप में आपको कैल्सिट्रायोल का लेवल कम या नॉर्मल देखने को मिल सकता होता है। फिर इसके बाद एक और टाइप आती है विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट, जिसको एक्स लिंक्ड हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स भी कहते हैं, ओके। एक्स लिंक्ड हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स या फेमिलियल हाइपोफॉस्फेटेमिया भी कहते होते हैं। क्लियर, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कंडीशन होता है, क्लियर, ठीक हो गया, ओके। इसमें आपको शॉर्ट स्ट्रेचर देखने को मिलता है, कुछ में आपको फास्टिंग हाइपोफॉस्फेटेमिया देखने को मिलता होता है। क्लियर, ठीक है। और इसमें रट्टा मार लेना, इसमें आपको कौन से सिम्टम आपको देखने को मिलते होते हैं, ओके। अब पहली बात है कि ये मोस्ट कॉमन नॉन न्यूट्रिशनल काज होता है, ओके। इसमें होता है क्या, इसमें ना फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, फॉस्फेट के लेवल ब्लड में कम हो जाता होता है, हाइपोफॉस्फेटेमिया आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये आपको देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है, इसमें ना लोअर लिम्स की बोइंग देखने को मिलती है, लेकिन रट्टा मार लेना, इसमें रैकेटिक रोजरी, हैरिसन सल्कस और मायोपैथी देखने को नहीं मिलते होते, ओके, ठीक हो गया। लेकिन इसमें आपको बोनी एनोमलीज देखने को मिलती है, टीथ की और इनामल्स की कैरीज आपको देखने को मिलती होती है। इसके बाद रिकेट्स ड्यू टू मैल अब्जॉर्प्शन है, जो कि सिलिक डिजीज, स्टीटोरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से हो सकती है। एक है रीनल रिकेट्स होती है, ओके, ठीक हो गया। रीनल रिकेट्स क्यों होती है, इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज इन द किडनी। तो रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी आपको देखने को मिलती है, लाइक ऑस्टियोपिनिया, ऑस्टाइटिस फाइब्रोसिस और रिकेट्स। ये क्यों होती है रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, ड्यू टू डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, और रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी आपको देखने को मिलती है CKD में, ओके। इसके बाद एक हेपेटिक रिकेट्स होता है, ये क्रॉनिक लिवर डिजीज में आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, इसके अलावा रिकेट्स ड्यू टू RTA होती है, ओके, ठीक हो गया, ओके। तो प्रोक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में क्या होता है, आपको हाइपोक्लोरिमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है और परसिस्टेंट अल्कलाइन यूरिन होता है। अब इस हाइपोक्लोरिमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से क्या होता है, हाइपोक्लोरिमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलाइन यूरिन की वजह से फॉस्फेट की अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। क्लियर, ये बात रट्टा मार लेना है। अब यानी ना रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में भी आपको रिकेट्स आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा रिकेट्स कुछ क्रॉनिक एंटी कन्वल्सन ड्रग की वजह से हो सकती है, फेनिटोइन और फिनोबार्बिटोन, ओके, ठीक हो गया। दिस इज ड्यू टू हेपेटिक डिसफंक्शन, ओके। और इसके अलावा एक हाइपोफॉस्फेटिशिया होता है, इसमें एंजाइमेटिक डिफेक्ट होता है अल्कलाइन
फॉस्फेटेस के अंदर। तो इसमें आपको ये वाहिद कंडीशन है जिसमें अल्किलाइन फॉस्फेटेस के लेवल आपको कम देखने को मिलता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। तो ये सारी टाइप्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो जल्दी जल्दी मैं आपको दोबारा बता दूँ, सारी टाइप्स एक्सप्लेन कर दूँ वन लाइनर के तौर पर। तो जो विटामिन डी डेफिशिएंट रिकेट्स होती है उसको न्यूट्रिशनल रिकेट्स कहते हैं। ओके, विटामिन डी डाइट में नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्सिट्रायोल का लेवल ज़्यादा होगा लेकिन कैल्सिट्रायोल का लेवल कम होगा। विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स टाइप 1, इसके अंदर क्या होता है, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज काम नहीं करता, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। कैल्सिट्रायोल का लेवल नॉर्मल होता है, कैल्सिट्रायोल नहीं होता। टाइप 2 में क्या होता है, कैल्सिट्रायोल काफ़ी ज़्यादा होता है। क्लियर, एलोपेशिया आपको देखने को मिलता है। विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट जिसको एक्सीलेंट हाइपोफॉस्फेटीमिया कहते हैं, इसमें लोअर लिम्स की बोइंग आपको देखने को मिलती है, शॉर्ट स्ट्रेचर देखने को मिलता है, टीथ की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लाइक डिफेक्टिव एनामल, डेंटल केरीज देखने को मिलती है। लेकिन इसमें रैकेटिक रोजरी, हैरिसन सल्कस और मायोपैथी नहीं होती। इसके बाद मैल अब्जॉर्प्शन की वजह से इसमें सिलिक डिजीज को, स्टीटोरिया को और सिस्टिक फाइब्रोसिस को रूल आउट करना है। रीनल रिकेट्स सीकेडी में होती है। क्लियर, ठीक हो गया। या फेनकोनीस एनीमिया में होती है, इसमें रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी होती है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपिनिया, ओस्टाइटिस फाइब्रोसिस सिस्टिका और रिकेट्स। इसके बाद एक हेपेटिक रिकेट्स है, वो आपको बिलियरी एट्रीजिया में देखने को मिलती है। फिर इसके बाद रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस वाली रिकेट्स है, प्रोक्सिमल वाली में हो सकती है, डिस्टल वाली में हो सकती है। प्रोक्सिमल वाले को टाइप 2, डिस्टल वाले को टाइप 1 कहते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। ओके, ऑलमोस्ट ही आ जाएगा। प्रोक्सिमल वाले में क्यों होती है हाइपोफॉस्फेटीमिया और रिकेट्स, ड्यू टू हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड परसिस्टेंट अल्कलाइन यूरिन। जबकि डिस्टल वाले में क्यों होती है, बोन की डिसोल्यूशन क्यों होती है, बिकॉज जो कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ बोन होता है वो बफर का काम करता है अगेंस्ट द परसिस्टेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक हो गया। ओके, इसके बाद कोई क्रॉनिक एंटी कन्वल्सन ड्रग की वजह से हो सकती है, लाइक फेनिटोइन, और इसके अलावा फिनोबार्बिटोन की वजह से। इसके अलावा हाइपोफॉस्फेटेशिया की वजह से हो सकती है, अल्कलाइन फॉस्फेटेस में डिफेक्ट आ गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है, बाकी ये सारी मोटी मोटी टाइप्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर, इसके अलावा अब हम आ जाते हैं रिकेट्स के अंदर। अब रिकेट्स ना ये ग्रोइंग बोन्स का डिजीज होता है, लाइक 6 मंथ से लेकर 2 ईयर्स वालों को अफेक्ट करता होता है। अब रिकेट्स की आपने हेड टू टू फाइंडिंग्स पढ़नी होती है, लाइक हेड का साइज बड़ा होगा, फ्रंटल बॉसिंग होती है ड्यू टू एक्सेस ऑफ ऑस्टियोइड। नंबर 3, क्रेनियो टेप्स आपको देखने को मिलता है। क्रेनियो टेप्स का मतलब है पिंग पोंग बाल सेंसेशन। इसमें क्या होता है, जो स्कल की जो आउटर टेबल है उसकी थिनिंग आपको देखने को मिलती है। कैसे पता लगेगा, अगर आप ऑक्सीपिट को प्रेस करते हैं या पोस्टीरियर पैराइटल बोन को प्रेस करते होते हैं। क्लियर, और जो क्रेनियो टेप्स होती है ये 1 साल में आके खत्म हो जाती है। इसके अलावा डिलेड क्लोजर ऑफ फॉन्टिनेली मिलेगा, कैपोट क्वाड्रेटम मिलेगा। टीथ पे क्या मिलेगा, डिलेड इरप्शन ऑफ टीथ है, डिफेक्टिव इनेमल और डेंटल केरीज होती है। थोरेक्स पे क्या मिलता है, रैकेटिक रोजरी, हैरिसन सल्कस, पिजन चेस्ट डिफॉर्मिटी। स्पाइन पे क्या मिलेगा, काइफोसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस आपको देखने को मिलेगी। पेल्विस पे क्या मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होता है। एक्सट्रीमिटीज पे क्या मिलता है, रिस्ट की वाइडनिंग होती है, कपिंग, फ्रेइंग, फ्लेयरिंग होती है। बोन लेग्स आपको देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं जीनू वैरम, और नॉक नी जिसको जीनू वैलगम कहते हैं। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है। क्लियर, इसके अलावा आपको शॉर्ट स्ट्रेचर, टेटनी, हाइपोटोनिया देखने को मिलता है। तो दोबारा बता दूं, हेड टू टो क्या फाइंडिंग होती है, हेड का साइज बड़ा होता है, फ्रंटल बॉसिंग होती है, क्रेनियो टेल्स आपको देखने को मिलता है, डिलेड क्लोजर ऑफ फॉन्टिनेली होता है, कैपोट क्वाड्रेटम होता है, टीथ में डिलेड इरप्शन ऑफ टीथ है, डिफेक्टिव एनामल एंड केरीज है, कैल्सिफिकेशन ऑफ परमानेंट टीथ आपको देखने को मिलती है। थोरेक्स में क्या होता है, रैकेटिक रोजरी, हैरिसन सल्कस, पिजन चेस्ट डिफॉर्मिटी। स्पाइन में क्या होता है, काइफोसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस है। पेल्विस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है। रिस्ट पे क्या है, वाइडनिंग, कपिंग, फ्रेइंग, फ्लेयरिंग होती है। नीज पे क्या होगा, जीनू वैरम, जीनू वल्गम होगा। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हो सकते हैं, हाइपोटोनिया हो सकता है, शॉर्ट स्ट्रेचर हो सकता है, टेटनी हो सकता है। अब इसकी हम इन्वेस्टिगेशन वगैरह पे आते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री, फिर एग्जामिनेशन है। सबसे मेन आपने क्या कराना होता है, सीरम बायोकेमिस्ट्री करानी होती है। क्लियर, सीरम बायोकेमिस्ट्री में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, 9 से 11 नॉर्मल होता है। फॉस्फेट का लेवल कम हो जाएगा, नॉर्मल कितना होता है 5 to 7 होता है। अल्कलाइन फॉस्फेटेस का लेवल बढ़ जाएगा, नॉर्मल कितना होता है 50 to 200 होता है। दिस इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग बायोकेमिकल, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही होता है। इसके अलावा कंफर्मेशन ऑफ विटामिन डी कैसे कंफर्म कर सकते हैं, कैल्सिडाल वगैरह को देख लेंगे। ओके, ठीक हो गया, जो कि क्या होगा, लेस देन 20 नैनोग्राम। अगर लेस देन 20 नैनोग्राम है, 25 कैल्सिडाल, तो इसका मतलब है विटामिन डी की डेफिशिएंसी वगैरह होगी। एक्सरे करा लोगे। बेस्ट जो साइट होती है वो रिस्ट जॉइंट का होती है। कपिंग, फ्रेइंग, फ्लेयरिंग आपको देखने को मिलता है। एपिफाइसिस और डायफिसिस के दरमियान में डिस्टेंस बढ़ जाता होता है। रिस्ट की वाइडनिंग होती है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन जो ट्रेबिकुले है वो प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट रट्टा मार लेना। इसके अलावा कि कैसे पता लगेगा कि हीलिंग रिकेट्स है, रिकेट्स हील हो रही है। नंबर 1 रट्टा मार लेना कि आपको क्या मिलेगा, शार्प लाइन ऑफ कैल्सिफिकेशन मिलेगी एट द डिस्टल एंड ऑफ शाफ्ट। शार्प लाइन ऑफ ऑसिफिकेशन मिलेगी, और जो स्टियर टिश्यू है उसकी कैल्सिफिकेशन मिलेगी। तो शार्प लाइन ऑफ ऑसिफिकेशन एट द डिस्टल एंड ऑफ शाफ्ट, ये आपको देखने को मिलता है। क्लियर, व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ रिकेट्स, तो स्कर्वी आ जाएगा,
ओके, और एपिफिजियल डिस्प्लेजिया आ जाएगा। अब हम रिकेट्स के ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं। अब रिकेट्स के ट्रीटमेंट में क्या होता है, रिकेट्स के ट्रीटमेंट के अंदर आपने विटामिन डी आपने देना होता है, क्लियर, ठीक हो गया। ओके, अब एक बात रट्टा मार लेना, इनिशियली जो विटामिन डी देते हैं वो इंट्रामस्कुलर देते हैं, तकरीबन 3 से लेकर 6 लाख तक का देते हैं। फिर आपने मेंटेनेंस डोज देनी है। मेंटेनेंस डोज क्या होती है, अगर बच्चा 1 साल से नीचे का तो आपने 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे देनी है, 1 साल से ऊपर का तो आपने 600 इंटरनेशनल यूनिट आपने देनी होती है। इसके अलावा आपने कैल्शियम फॉस्फोरेट आपने डाइट में देना होता है। अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है ड्यू टू मैल अब्जॉर्प्शन तो इसमें अपने विटामिन डी की क्वांटिटी वगैरह को आपने बढ़ाना होता है। ओके, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, सही हो गया। इसके अलावा अगर कोई विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स है, टाइप 2 वाली है, तो इसमें अपने हाई डोज देनी है विटामिन D2 की या कैल्शियम ट्रायोल की, स्पेशली पेशेंट विदाउट एलोपेशिया। ओके, ठीक हो गया। और अगर रीनल रिकेट्स है तो इसमें अपने ऐसा विटामिन डी देना है डैट कैन एक्ट विदाउट 1 हाइड्रोक्सिलेज बाय द किडनी। ओके, ठीक हो गया। तो आपने वो वाला देना होता है जो कि 1 हाइड्रोक्सिलेज के बगैर काम करे। अगर इनएडिक्वेट कैल्शियम इंटेक की वजह से है तो आपने कैल्शियम वगैरह आपने ज़्यादा देना होता है, क्लियर, ठीक हो गया। अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी है तो आपने ओरल फास्फोरस और कैल्शियम ट्रायोल देखना होता है। अगर हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स है तो आपने ओरल फास्फोरस की रिप्लेसमेंट करनी होती है। अगर रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है तो आपने अल्कली से ट्रीटमेंट करना होता है। और अगर रिकेट्स प्रोक्सिमल की वजह से है तो आपने ओरल फास्फेट विटामिन डी आपने देना होता है। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ रिकेट्स, तो रिकेट्स की वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोनिमोनिया हो सकता है, पल्मोनरी एटिलैक्टेसिस हो सकती है ड्यू टू सीवियर डिफॉर्मिटी ऑफ चेस्ट है। इसके अलावा एनीमिया हो सकता है ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी एंड इन्फेक्शन। ओके, तो ये 3 कॉम्प्लिकेशन है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, पल्मोनरी एटिलैक्टेसिस और एनीमिया हो जाएगा। और प्रिवेंशन कैसे करोगे, यूवी लाइट के एक्सपोजर की वजह से करोगे। ओके, और आप जो डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की वो 400 इंटरनेशनल यूनिट होती है या 10 माइक्रोग्राम तक होती है, क्लियर। प्री मेच्योर या जो ब्रेस्ट फेड बेबीज होते हैं, ओके, जो कि सनलाइट का एक्सपोजर नहीं कर पा रहे तो उनको अपने विटामिन डी सप्लीमेंट्स देनी होती है, क्लियर। विटामिन डी अपने प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग फीमेल को भी देनी होती है। ओके, हीलिंग का कैसे पता लगता होता है, शार्प लाइन ऑफ कैल्सिफिकेशन आपको देखने को मिलती है एट द डिस्टल एंड ऑफ द शाफ्ट। और जो ओस्टिया टिश्यू है वो क्या हो जाता होता है, रिलेटिवली कैल्सिफाइड हो जाता होता है। जो बोनी डिफॉर्मिटीज़ होती है 1 से लेकर 2 साल के अंदर क्या हो जाती है, सही हो जाती है, क्लियर, डिसअपीयर हो जाती है। और हीलिंग 2 से लेकर 3 हफ्तों में स्टार्ट हो जाती होती है, क्लियर। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हमने रिकेट्स से डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। one month old boy from a 40 years old mother has motor and the mental delay। ओके, मोटर और मेंटल डिले है, ओके, यानी मेंटल रिटार्डेशन है। नोस डिप्रेस्ड है, जनरलाइज हाइपोटोनिया है और सिंगल पाल्मर क्रीज है। व्हाट शुड बी द डायग्नोसिस, तो ये डायग्नोसिस क्लासिकल सिनेरियो है डाउन सिंड्रोम का। ओके, ठीक हो गया। तो इसमें आपने क्या करानी है, क्रोमोसोमल एनालिसिस करानी होती है डाउन सिंड्रोम को कंफर्म करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट सिंड्रोम रट्टा मारने हैं, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पैटियो सिंड्रोम। और इनमें क्या क्या फाइंडिंग्स आपको देखने को मिलती है, ये है जेनेटिक डिसऑर्डर में। मेरे ख्याल से एंडोक्राइन का और जेनेटिक्स का उन्होंने कॉम्बिनेशन बना दिया है। ओके, ठीक हो गया। तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। तो डाउन सिंड्रोम में आपको क्या फाइंडिंग देखने को मिलती है, ओके, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 होता है, क्लियर, सही हो गया। ओके, और इसका ना ताल्लुक होता है माँ की एज के साथ। ओके, तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन आपको देखने को मिलती है। मोस्टली ना ये मियोसिस की मसले की वजह से हो सकती है। अब इसमें क्या फाइंडिंग होती है, नंबर 1 जनरलाइज हाइपोटोनिया होता है, नंबर 2 हेड सर्कमफ्रेंस स्मॉल होता है, माइक्रोसेफेली होती है, ब्रेकिसेफेलिक स्कल होता है जिसको बोलते हैं फ्लैट ऑक्सीपिट। ओके, डिलेड क्लोयर ऑफ फोंटेनालिस होता है, फ्लैट नेजल ब्रिज होता है, फ्लैट फेस होता है, पाल्पेब्रल फिशर स्लोप अपवर्ड है, अपवर्ड स्लोपिंग पाल्पेब्रल फिशर होता है, क्लियर। एपिकेंथल फोल्ड प्रोमिनेंट होता है, स्मॉल लो सेट ईयर्स होते हैं, टंग का साइज लार्ज होगा, प्रोट्रूडिंग होते हैं, बर्च फील्ड स्पोर्ट्स आपको देखने को मिलती है, लेंस की ओपेसिटी बढ़ जाती होती है, टीथ की इरप्शन डिलेड हो जाती है। ओके, इसके अलावा रट्टा मार लेना, आपको क्लाइनोडेक्टाइली आपको देखने को मिलती होती है, क्लियर। क्लाइनोडेक्टाइली का मतलब है 5th फिंगर शॉर्ट होती है और कर्व्ड होती है, क्लियर। सिमियन क्रीज मिलता है जिसको सिंगल ट्रांसवर्स पाल्मर क्रीज कहते हैं, 50% ऑफ केसेस में आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है आपको फर्स्ट और सेकंड टो में स्पेस आपको देखने को मिलती होती है। और नंबर 2 डीप प्लांटर क्रीज आपको देखने को मिलती है फर्स्ट और सेकंड टो में, यानी वाइट स्पेस आपको देखने को मिलेगी। डर्मेटोग्राफिक फीचर भी आपको देखने को मिलती है, लाइक अल्नर लूप बढ़ जाता है, सिंगल फ्लैक्शन क्रीज होता है 5th फिंगर में और डिजिटल एक्सियल ट्राई रेडियस होता है, क्लियर। इसके अलावा आपको कंजेनिटल हार्ट डिजीज भी देखने को मिलते हैं, लाइक एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफेक्ट है, VSD है, ESD है। ओके, ये आपको डिजीज आपको देखने को मिलते होती है। ओके, GIT के कौन कौन से डिजीज डाउन सिंड्रोम में देखने को मिल सकते हैं, GIT में ट्रैकोएसोफेगल फिस्टुला, डुडिनल एट्रेसिया, एनुलर पेनक्रियाज और हर्शबर्ग डिजीज आ जाता होता है, क्लियर। और जो IQ होता है इनका IQ मीन IQ होता है तकरीबन 50 तक होता है, यानी 20 से लेकर 75 है, मीन IQ कितना होगा 50 तक होता है, क्लियर। इसके बाद जो डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट होते हैं ना
ओके इसमें आपको मेल्स में क्या होगा, इनफर्टिलिटी आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, सही हो गया। इसके अलावा पॉलीसाइथीमिया, प्रोलॉन्ग जॉन्डस है, अम्बलाइकल हर्निया है, ये पॉइंट्स आपको हाइपोथायराइडिज्म में भी आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मेगा कैरियोसाइटिक AML आपको देखने को मिल सकता होता है। ओके बच्चों में 2 साल से नीचे वालों में क्या होता है, मेगा कैरियोसाइटिक यानी M7 वाला होता है, लेकिन ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर क्या होता है, ALL आपको देखने को मिलता होता है। ल्यूकीमिया ज़्यादा कॉमन होता है डाउन सिंड्रोम में। क्लियर, सही हो गया। और हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस भी आपको ज़्यादा देखने को मिलते होते हैं। अब इस डाउन सिंड्रोम की क्या स्क्रीनिंग आपने करनी होती है। स्क्रीनिंग कैसे करोगे आप, फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर में करा लोगे। ओके सेकंड ट्राइमेस्टर में ट्रिपल टेस्ट कराते होते हैं, इसमें आपको अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल है, बीटा CG और इनहिबिन कराते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। नहीं इनहिबिन तो इसमें नहीं होता, सॉरी, अल्फा फीटो प्रोटीन है, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल है, और आपका आ जाता है बीटा CG आता होता है। रट्टा मार लेना, जो आपका बीटा CG और इनहिबिन ये क्या हो जाती है, ओके ये आपके हाई हो जाते हैं, जबकि आपका अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल और अल्फा फीटो प्रोटीन कम हो जाते होते हैं डाउन सिंड्रोम में। इसके अलावा कन्फर्मेशन के अंदर क्या करोगे आप, एमनियोसेंटेसिस और CVS वगैरह से कर लोगे। क्लियर, ठीक हो गया। और डाउन सिंड्रोम की क्या होती है, कोई खास मैनेजमेंट नहीं होती, इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक दे दो, अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो डाइजोक्सिन वगैरह दे दो। क्लियर, ये तो था डाउन सिंड्रोम के बारे में। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। 2 ईयर ओल्ड बॉय डायग्नोज एज अ केस ऑफ रिकेट्स है। मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग काज क्या होता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती होती है। क्लियर, ठीक हो गया। कौन सा विटामिन डेफिशिएंट होता है रिकेट्स के अंदर, विटामिन D की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है। क्लियर, तो न्यूट्रिशनल काज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ओके हाइपोकैल्सीमिया इज अ फीचर ऑफ, हाइपोकैल्सीमिया आपको डाइजॉस सिंड्रोम में देखने को मिलता है। अब डाइजॉस सिंड्रोम का निमोनिक होता है कैच-22, सी से क्या होता है, सीवियस एब्डोमिनलिटी लाइक परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस, TG आपको देखने को मिल सकता है। नहीं बल्कि क्या देखने को मिलता है इस वाले में, मुझे देखना पड़ेगा। डाइजॉस सिंड्रोम है, डाइजॉस सिंड्रोम को कैच-22 भी कहते होते हैं। क्लियर, इस पर मुझे ओपन करना पड़ेगा किताब से। ओके बल्कि मैं आपको सीवियस में ना एक्सप्लेन कर दूँ। चलो वहाँ ओपन हो गया। डाइजॉस सिंड्रोम में आपको इंटरप्टेड अयोर्टिक आर्च आपको देखने को मिलता होता है। ठीक है, डाइजॉस सिंड्रोम को बोलते हैं कैच-22। सी से आपको क्या होता है, कार्डिक डिफेक्ट होता है लाइक इंटरप्टेड अयोर्टिक आर्च या ट्रंकस आर्टरियोसिस या टेट्रोलॉजी ऑफ फैलआउट हो सकता है। क्लियर, इसके अलावा और क्या आपको देखने को मिलता होता है, कैच ए से होगा एबनॉर्मल फेसेस होगा। ओके, टी से आपको क्या मिलेगा, थाइमिक हाइपोप्लेजिया हो जाएगा। सी से कैल्सीमिया आपको देखने को मिलेगा, और एच से आपको क्या देखने को मिलता होता है, H से आपका आ जाता है, मैं यहाँ से ओपन कर लूँ, मुझे खुद भूल गया। ओके, तो ये कैच-22 है। सी से सीवियस एब्नॉर्मलिटी, ए से एब्नॉर्मल फेस आ जाएगा। क्लियर, टी से थाइमिक हाइपोप्लेजिया, सी से क्लेफ्ट पैलेट हाइपोकैल्सीमिया आ जाएगा। डिफेक्ट ऑन क्रोमोसोम नंबर 22 देखने को मिलता है, डाइजॉस सिंड्रोम कहते हैं। क्लियर, सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा ना आपको कुछ और सिंड्रोम बता देता हूँ जिसमें आपको स्पेसिफिक हार्ट डिजीज देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम में एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफेक्ट होते हैं, एडवर्ड पे पैटियो में VSD होता है, टर्नर सिंड्रोम में बाइकस्पिड अयोर्टिक वाल्व और कोआक्टेशन ऑफ अयोर्टा आपको देखने को मिलता होता है। न्यूनान सिंड्रोम में पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है, डाइजॉस सिंड्रोम में इंटरप्टेड अयोर्टिक आर्च होता है, विलियम सिंड्रोम में सुप्रावेल्वुलर अयोर्टिक स्टेनोसिस होता है, होल्ट और रैम सिंड्रोम में ESD होता है, मार्फन सिंड्रोम में अयोर्टिक रूट की डायलेटेशन और माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स होता है, कुंजेनिटल रूबेला में या कोई हाई एल्टीट्यूड में रहने वाली फीमेल है तो उसमें पेटेंट एक्टस आर्टरियोसिस होगा। इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर में मोस्ट कॉमन VSD होता है, मोस्ट स्पेसिफिक TG आपको देखने को मिलता है। लिथियम इन प्रेगनेंसी तो एब्स्टीन एनॉमली आपको देखने को मिलती है। क्लियर, अगर न्यूनेटल ल्यूपस है तो उसकी वजह से आपको कुंजेनिटल हार्ट ब्लॉक्स आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, तो हाइपोकैल्सीमिया हो गया। इसके बाद यू आर एग्जामिनिंग अ चाइल्ड हैविंग अ ट्राइसोमी 21, तो आइज में आपको क्या फाइंडिंग आपको देखने को मिलती है ट्राइसोमी 21 वाले केस में। ओके, तो आपको अपवर्ड स्लैंटिंग, इसने तो लिखा हुआ डाउनवर्ड, हालांकि क्या होती है अपवर्ड स्लैंटिंग आइज आपको देखने को मिलती है, और प्रोमिनेंट एपिकेंथल फोल्ड आपको देखने को मिलता होता है डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट में। ठीक हो गया। ओके, ईयर्स स्मॉल होते हैं, लो सेट ईयर्स होते हैं, टंग लार्ज होती है, प्रोट्रूडिंग होती है। क्लियर, डिलेड इरप्शन ऑफ टीथ आपको देखने को मिलता होता है, क्लाइनोडेक्टाइली आपको देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं फिफ्थ फिंगर शॉर्ट है, सिमियन क्रीज देखने को मिलता है, सिंगल ट्रांसवर्स पाल्मर क्रीज है, वाइट स्पेस होती है फर्स्ट और सेकंड टो में, डर्मेटोग्राफिक फीचर होते हैं लाइक अल्नर लूप बढ़ जाता होता है, सिंगल फ्लैक्शन क्रीज होता है फिफ्थ फिंगर में। ओके, और एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके बाद है सेंट्रल डायबिटिस इंसिपिडस। अब सेंट्रल डायबिटिस इंसिपिडस में आपको क्या फाइंडिंग देखने को मिलती है, अब देखो सेंट्रल डायबिटिस इंसिपिडस है तो ADH नहीं है, ADH नहीं है तो सारा का सारा पानी कहाँ चला जाएगा, सारा पानी यूरिन में लॉस हो जाएगा, तो यूरिन की ऑस्मोलैलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, इसने क्या लगाया हुआ है, ओके इसने बीटा ऑप्शन लगाया हुआ है, हालांकि बीटा ऑप्शन तो बनता नहीं है। आई थिंक बेस्ट ऑप्शन इज हाई ऑस्मोलैलिटी हो जाएगी प्लाज्मा की, और यूरिन की ऑस्मोलैलिटी कम हो जाएगी। बेस्ट ऑप्शन शुड बी द चार्ली। ओके, ठीक हो गया। ओके, ये आपका डायबिटीज इंसिपिडस वाला आ जाएगा। क्लियर, इसके अलावा जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है सेंट्रल वाला हो सकता है और नेफ्रोजेनिक वाला हो सकता है। जो सेंट्रल वाला होता है इसमें ADH की प्रोडक्शन नहीं हो पाती, इसमें आपको पोलीजूरिया पोलीडिप्सिया देखने को मिलता होता है। नेफ्रोजेनिक के अंदर क्या होता है, इसमें यूरिन हाइपोटोनिक होता है। क्लियर,
और लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा होता है, क्योंकि किडनी ना एडीएच को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही होती है। क्लियर, ठीक हो गया। व्हाट आर द एटियोलॉजी ऑफ सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, और इसके अलावा आपका नेफ्रोजेनिक आ जाएगा। जो आपका नेफ्रोजेनिक होता है ना, ओके, ये एक्सीलेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव या ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है। अब इसके काजेस में हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकलीमिया, लिथियम, डिमिक्लोसाइक्लिन, या कोई किडनी का डिजीज या सिकल सेल एनीमिया होता है। जबकि सेंट्रल वाला ये क्यों हो सकता है? ट्रॉमा की वजह से, कॉन्जेनिटल मैलफॉर्मेशन की वजह से, कोई ट्यूमर है लाइक क्रेनियोफ्रेंजियोमा, कोई ड्रग्स कीमोथेरेपी ले रहे हैं, इस वजह से आपको देखने को मिलता होता है। अब पेशेंट में आपको क्या देखने को मिलता है? पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया तो हो गई, ओके, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, यूरिनेशन भी काफ़ी फ्रीक्वेंट होती है, नुकचूरिया भी आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। ऑलमोस्ट ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है? सीरम की हाइपरोस्मोलैलिटी होती है, यूरिन की ऑस्मोलैलिटी आपको कम देखने को मिलती होती है। फॉर एग्जांपल, यूरिन का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 2 लीटर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, नुकचूरिया होगा, डिहाइड्रेशन है, हाइपरनेट्रीमिया आपको देखने को मिलेगा। जब आप फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन कर लोगे, वाटर डेप्रिवेशन कर दोगे, तो क्या होगा? यूरिन कंसनट्रेट नहीं हो पाएगा, ओके, यानी यूरिन की जो ग्रेविटी है ना, वो 1.01 से क्या हो जाएगी? 1.010 से क्या हो जाएगी? कम आपको देखने को मिलती है। यूरिन की ऑस्मोलैलिटी क्या होती है? कम होती है। प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलती होती है। क्लियर, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 18 मंथ्स ओल्ड चाइल्ड है प्रेजेंट विद डेवलपमेंटल डिले एंड द कॉन्स्टिपेशन है। ओके, डेवलपमेंटल डिले और कॉन्स्टिपेशन है, ठीक हो गया। ओके, अब देखो कॉन्स्टिपेशन है, बाकी चीज़ें नॉर्मल है, कोर्स फेस है, वाइट इंटीरियर फोंटिनली है, डिस्टेंटेड एब्डोमेन है, अम्ब्लाइकल हर्निया है, कोई पार्ट ऑफ सप्लीनोविकैली नहीं है। तो ये बना बना सिनेरियो हाइपोथायराइडिज्म का है। क्लियर, इसमें कोई शक वगैरह नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। 26 ईयर ओल्ड, 26 ईयर ओल्ड, 26 मंथ ओल्ड, यानी 2 साल का इन्फेंट है। ओके, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग है। ओके, 24 यानी 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाई है एक्सक्लूसिवली अंटिल 11 मंथ्स ऑफ एज। पता नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ओके, अच्छा, 11 महीने तक उसकी ब्रेस्ट फीडिंग कराई गई है। उसका वेट 9.6 kg है। अब देखो लग रहा है कि इसका वेट कम है, क्योंकि 1 साल पे आके 10 kg का हो जाता है। इसका भी 10 kg भी नहीं हुआ। फ्रंटल बॉसिंग है, ओके, यानी इसका शॉर्ट स्ट्रेचर है, वजन भी कम है। फ्रंटल बॉसिंग है। फ्रंटल बॉसिंग आपको किस में देखने को मिलती है? रिकेट्स में। वाइट ओपन फ्रंटनैली है, वाइट रेस्ट है, बो लेग्स है, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेस और पैराथायराइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा है। सीरम क्रेटिनिन का लेवल क्या है? ठीक है, ELP 25 है। ओके, और देखो कैल्सीडाल का लेवल कम हुआ पड़ा है। कैल्सीडाल का लेवल कम हुआ है, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स लिखा हुआ है, विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स है। ओके, विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स में आपको क्या होता है? कैल्सीडाल का लेवल, अच्छा देखो 25 OHD। ओके, कैल्सीडाल का लेवल कम है, ALP का लेवल 25 है। ALP का लेवल तो नॉर्मल क्या होता है, लाइक, अच्छा, न्यूट्रिशन रिकेट्स नहीं हो सकता, उसमें आपको लेवल ज़्यादा देखने को मिलता होता है। हाइपोफॉस्फेटिशिया, enzymatic defect in alkaline phosphatase, a low serum alkaline phosphatase confirm the diagnosis। ओके, लो alkaline phosphatase confirm the diagnosis है। ओके, हाइपोफॉस्फेटिशिया, चाइल्ड हैज़ रीनल रिकेट्स। रीनल रिकेट्स नहीं हो सकता। रीनल रिकेट्स में आपको कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, लाइक 1 अल्फा एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती होती है, इसमें तो कैल्सीडाल का लेवल ज़्यादा देखने को मिले। विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स, विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स टाइप 1, लेकिन टाइप 1 में क्या होता है? ओके, टाइप 1 में कैल्सीडाल का लेवल तो नॉर्मल होता है। अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग MCQ है, इसको भी छोड़ देते हैं। ओके, ठीक हो गया। अगर देखो ना, अगर अल्कलाइन फॉस्फेटेस का लेवल नॉर्मल आपको मैंने बताया था कितना था, 52 ऑलमोस्ट होता है कि 200 तक होता है, लेकिन इसका 25 अल्कलाइन फॉस्फेटेस का लेवल कम हुआ है, तो मुझे तो एक फॉस्फेटेशिया भी लग सकती है। एंजाइमेटिक डिफेक्ट अल्कलाइन फॉस्फेटेस में, लो सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेस है, मुझे तो ये भी लग रहा है। इसके बाद इन कुशिंग डिजीज़ एज कम्पेयर टू, ओके, इन कुशिंग डिजीज एज कम्पेयर टू कुशिंग सिंड्रोम है, तो इसमें क्या आपको देखने को मिलता है? पिट्यूटरी एडिनोमा में भी द कॉज। ओके, तो सारा कुशिंग सिंड्रोम के बारे में सारा हमने पढ़ा हुआ है। डाइडल सिंड्रोम को कैच 22 कहते हैं, तो इसमें आपको न्यू नेटल टेटनी आपको देखने को मिलती है ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया। क्लियर, सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 7 ईयर ओल्ड बॉय जिसको एटेक्सिया है, स्लर्ड स्पीच है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। एटेक्सिया है, स्लर्ड स्पीच, रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, और टाइनी स्पैटर वेन्स है ऑन द चीक, तो उसको बोलते हैं हम एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया। ओके, ठीक हो गया। हेमंजीमा वगैरह आपको देखने को मिलता है, तो एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया आ जाएगा। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके अलावा एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया के बारे में और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, लाइक मुझे बुक खोलनी पड़ेगी इसके लिए। एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया, ओके, GBS आ गया, एड्रीनो ल्यूकोडिस्ट्रोफी आ गया, गुलियन बारी सिंड्रोम आ गया, काउचर डिजीज़ आ गया,